हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ अच्छे हो। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये लेक्चर नंबर 6 है बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का। इससे पहले हम लोग लॉगरिथम तक ख़त्म कर चुके हैं। सबसे पहले पहले लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रा ख़त्म किया था। उसके बाद 3 वीडियो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री कवर करने में लगा। उसके बाद लॉगरिथम, और उसके बाद ये एक नया लेक्चर आया, लेक्चर नंबर 6, जिसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस। क्या है कैलकुलस? बेसिकली आज इसी की बातें करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप डेरिवेशन को फेस करोगे, जैसे कि अब 11th और 12th में जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है, इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा महत्व है वो डेरिवेशन का है। फिजिक्स में भी डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे, और बिना कैलकुलस के आपका डेरिवेशन हो ही नहीं पाएगा। मतलब ज़्यादातर 90% केसेस में आपका कैलकुलस लगेगा ही लगेगा। कैलकुलस बोले तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने लॉगरिथम पूरा किया है। अगर वो नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ एक बार उस वीडियो को पहले देख के आओ, उसके बाद इसको देखो आगे, क्योंकि आज लॉगरिथम का थोड़ा सा यूज़ होगा। 2 फॉर्मूले में लॉगरिथम का यूज़ होने वाला है। बेसिकली कुछ एक सवाल भी करेंगे, उसमें भी लॉग आता है। इसके लिए एक बार मैं चाहूँगा लॉग का वीडियो देख के आओ। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं पहले। मैं थोड़ी सी चीज़ें वहाँ कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कैलकुलस होता क्या है। कैलकुलस के अंडर 2 टॉपिक आते हैं। एक आता है आपका डिफरेंशिएशन और एक आता है आपका इंटीग्रेशन। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एक है आपका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और एक है आपका इंटीग्रेशन। इन दोनों टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। इंटीग्रेशन, डीप से मेरा मतलब है कि इनको पढ़ने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? तो बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन आज बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का लेक्चर जो है इसके ऊपर होने वाला है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का हो सकता है हमें 2 वीडियो बनाना पड़े। एक पार्ट आज होगा और अगला लेक्चर भी हो सकता है, वैसे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इसी में। लेकिन अगर नहीं, वीडियो लंबा खिंचा, टॉपिक्स हो गए ज़्यादा, तो फिर डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा वीडियो कल बना देंगे। एक टॉपिक बचेगा, उसको कल कवर करवा देंगे, यानी कि अगले वीडियो में। उसके बाद आपका आएगा इंटीग्रेशन। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं। मज़ा आएगा इनको करने में। एक बार बस कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद चलो। तो फालतू की बातें नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक शुरू करते हैं अपना। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, इसको बिगाड़ दूं? ठीक है। डिफरेंशिएशन, देखो भाई, डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन से पहले हम समझते हैं स्लोप क्या होता है। अच्छा, स्लोप स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान या फिर कहते हैं जिसे झुकाव। आप अपने घर के फर्श पे पानी डालिएगा, उस पर चेक कीजिएगा पानी की डायरेक्शन क्या जाती रहती है। पानी अगर एक ही जगह पे रुका हुआ है, या मान लो चारों डायरेक्शन में एक साथ फैल रहा है, तो यानी कि आपका जो स्लोप है वहाँ पे नहीं है। लेकिन पानी किसी अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि आपका स्लोप है। जब आप उस पर फर्श पे पानी डालते हो, अगर पानी चारों डायरेक्शन में फैल रहा है एक साथ, कई सारे रीजंस होते हैं। बेसिकली अगर पानी एक डायरेक्शन में चलने लगे, यानी कि हम कहते हैं कि ठीक है, ढलान जो है उस तरफ है, फर्श का जो ढलान थोड़ा सा है वो उस तरफ है जिस डायरेक्शन में आपका पानी फ्लो कर रहा है। समझ रहे हो? मैं ढलान का मतलब सिंपल सा है कि थोड़ा सा झुकाव, स्लोप। देखो, इधर देखो, जैसे ये आपका एक फर्श है, मान लो। पानी अगर आप यहाँ पे डालोगे, पानी की मान लो, या बॉल को यहाँ पे रख दो,
वॉल को रख दो, पानी को छोड़ो, वॉल को रख दो, वॉल जिस डायरेक्शन में आपकी जाने लगे उसी उसी तरफ ढलान होता है बेसिकली। ठीक है, बॉल को यहाँ पे रखोगे तो बॉल इस डायरेक्शन में, ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट फ्लैट लग रहा है, इसको फ्लैट नहीं, अब ठीक है। अगर बॉल को यहाँ पे रखोगे तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, बॉल इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि आपका ढलान जो है इस तरफ है। बात करते हैं स्लोप का। बेसिकली डिफरेंशिएशन में काम क्या है, स्लोप का काम क्या है, काफ़ी काम है। डिफरेंशिएशन की शुरुआत ही इस ढलान से होती है, समझो इधर पे। जैसे मान लो कि यहां पे एक बॉल रखा हुआ था, उस बॉल को आपने वो यहां से हिट किया और बॉल इधर पे जाना स्टार्ट हो गई। अब ये ग्रेविटेशन का वो मत लगाना कि सर ग्रेविटेशन भी लग रहा है इसलिए बॉल नीचे की तरफ भी आएगी। अभी मैं भूल जाओ कि बॉल जो है ना वो सीधी जा रही है, ये मान के चलो। ठीक, तो मैं बात करूं कि ये बॉल क्या स्लोप बनाती हुई जा रही है। बेसिकली एक्स में भी ट्रेवल कर रही है और एक्स के साथ साथ वाई में भी, हर जगह पे ट्रेवल कर रही है। ठीक, एक्स के साथ साथ वाई में भी ट्रेवल कर रही है। कभी आपने अगर रोड्स पे देखा हो तो वहां पे कुछ एक वैल्यू रखी होती है, ऐसे 1/100 इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। अगर कभी गौर किया हो, मतलब एक पत्थर टाइप का होता है, उस पर लिखा होता है 1/100, गाड़ी ऐसा है। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आप सोचते हो कि मतलब ये है क्या, वो बेसिकली ढलान को ही बता रहे हैं। वो कहते हैं कि 100 मीटर चलने पे 1 मीटर ऊपर की तरफ उठा हुआ है। यानी कि 100 मीटर मान लो ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से 1 मीटर, ये 1 मीटर मान के चलो, ये 100 मीटर, 100 मीटर चलने पे आपका 1 मीटर उठा हुआ है। इसी को बेसिकली कहते हैं ढलान। बेसिकली ढलान और ये चीजें आती कैसे, अच्छा इधर पे देखो। बेसिकली अगर मुझे इसका स्लोप पता करना है तो मैं कैसे पता करूं, इसका अगर मुझे स्लोप पता करना है तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं, किसी भी एक पॉइंट को ले लो रेंडमली, चाहे मान लो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को ले रहा हूं। यहां से पहले एक्स में मेजर करता हूं कि एक्स में ये कितना चला, मान लो एक्स में चला एक्स डिस्टेंस, और बाई एक्सिस में चला मान लो बाई डिस्टेंस। तो जैसा 1/100 यहाँ पे लिखते थे, 1/100, यानी कि ऊपर कौन सा होता था कि बाई एक्सिस में कितना चला, बाई एक्सिस में ऊपर कितना ऊपर है, और एक्स एक्सिस में कितना आगे है, उसी तरह से यहाँ पे होता है। तो अगर हमें स्लोप पता करना है तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे ये मान लो एंगल थीटा है आपका, ठीक, कुछ ना कुछ एंगल दी तो उठाया ऊपर, ये एंगल कुछ ना कुछ है ना थीटा। तो स्लोप बेसिकली होता क्या है कि बाई, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो बाई डिस्टेंस यानी कि बाई में कितना चला डिवाइडेड बाई एक्स डिस्टेंस, बाई अपॉन एक्स। अच्छा अब दिमाग लगा के देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इसे हम देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इसमें देख के बताओ जरा ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बराबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। थीटा अगर ये है तो ये क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। यानी कि आपका टेन थीटा कहो या स्लोप कहो या बाई अपॉन एक्स कहो, तीनों एक ही बातें हैं। होप करता हूं स्लोप थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा, आया है कि नहीं आया। चलो आगे देखते हैं। अब तो स्लोप निकालने का दो तरीका है, या तो आपको अगर एंगल पता हो, जैसे कि ये मान लो एक है आपके पास ग्राफ है, इसका मैं स्लोप की बात करूं, हर जगह पे इसका स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हर जगह पे आप लाइन खींच के देखो, एक्स एक्सिस के साथ जो हर जगह पे एंगल बनाएगा वो थीटा ही एंगल होगा, थीटा 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 थीटा। अगर ये थीटा है तो ये सारे सारे एंगल कैसे होंगे, बराबर, यानी कि सबके सब क्या होंगे, हर जगह पे क्या होगा, टेन थीटा।
टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा हर जगह पे, यानी कि हर जगह पे स्लोप आपका क्या है, बराबर है। यानी कि अगर हर जगह पे स्लोप आपका बराबर है, टेन थीटा हर जगह पे बराबर है यानी कि स्लोप आपका हर जगह पे सेम है, टेन थीटा सेम है यानी कि हर जगह पे स्लोप सेम है, यानी कि हर जगह पे ढलान सेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ढलान चेंज हो रहा है। नहीं आई बात समझ में? अब इसी चीज को इस वाले ग्राफ में देखो जरा, इस वाले ग्राफ में देखो जरा, ढलान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर इस पे आप चढ़ना शुरू करोगे तो आपको हर जगह पे सेम चीज लगेगी कि हाँ ढलान सेम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे जाओगे तो आपको लगेगा ढलान थोड़ा कम है, यहाँ जाओगे थोड़ा बड़ा लगेगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, यानी कि स्लोप धीरे धीरे कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी टेन थीटा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ढलान धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। होप करता हूं थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। तो स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप होता है आपका ढलान। अब ये चीज डिफरेंशिएशन में देखो कैसे काम आती है। अच्छा मैं यहां पे आपके कहूं कि इस पॉइंट का मुझे ढलान बताओ कितना होगा। एक ये हमारे पास ग्राफ है, इस पॉइंट पे बताओ भैया स्लोप कितना होगा। मैं कहूं इस पॉइंट पे स्लोप बताओ कितना होगा। देखो यहां पे तो क्या है, अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ पे ये भी एंगल, स्टार्टिंग में आपका एंगल है थीटा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, थीटा शुरुआत में जो एंगल है आपका वो थीटा है, ठीक। तो इसमें बताओ इस पॉइंट पे क्या एंगल होगा, और इसमें बताओ इस पॉइंट पे क्या स्लोप होगा, ढलान क्या होगा, इसमें बताओ। देखो इसमें तो एंगल थीटा हर जगह बराबर रहेगा, मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा आपका वो थीटा के बराबर होगा, ठीक। इसमें कहूँ कि इसमें ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में अच्छा आपको कोई बढ़ोतरी लग रही है कि ये एंगल जो जो है ना ये छोटा था, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि ये थीटा वन एंगल हो गया। ये थीटा वन एंगल जो है आपका वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है थीटा से, यानी कि स्लोप आपका कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इन सवालों के लिए अगर मैं कहूँ कि भाई बताओ, जैसे कि इस सवाल के लिए अगर मैं कहूँ, एक तरीका ये है कि थीटा आपको पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि मान लो आपको दो कोई डिस्टेंस गिवन है, मान लो ये एक पॉइंट आपको गिवन है x2 y2, और ये एक पॉइंट आपको गिवन है x1 y1। बात को समझे, एक पॉइंट आपको गिवन है x2 y2, एक पॉइंट आपको गिवन है x1 y1। तो मुझे बता दो ये भैया स्लोप कैसे निकालोगे। अरे सिंपल है, टेन थीटा निकाल लो, इतने बीच का टेन थीटा निकाल लो, ठीक। कैसे निकालोगे देखो, मुझे जरा इतनी वाली डिस्टेंस बताओ, इतनी वाली, ये डिस्टेंस कितनी होगी, जो ये वाली डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी y1, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी y2, हाँ कि ना। अब मैं इतनी डिस्टेंस की बात करूं, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है x1, और ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी है x2, कितनी है x2। अब मुझे सिर्फ इतने ट्रायंगल पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस वाले पे फोकस करना है। इसका एंगल मान लो थीटा है, तो यहाँ पे टेन थीटा आपका किसके बराबर होगा, जरा दिमाग लगा के बताओ मुझे, टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस मुझे जल्दी से बताओ कितनी होगी, कितनी होगी। ये पूरा y2 है, ये इतना y1 है, इतना y2 है, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। जरा सोच के बताओ, y2 माइनस y1 इतनी डिस्टेंस, अरे भैया पूरी डिस्टेंस कितनी है, y2 है, और इतनी डिस्टेंस कितनी है, y1 है। इस y2 में से, इस y2 में से पूरी में से इतनी माइनस कर देंगे तो इतनी इतनी बचेगी, सिर्फ इतनी इतनी, समझ रहे हो। पूरी डिस्टेंस में से हमने सिर्फ इतनी इतनी डिस्टेंस माइनस कर दी, कितना बचा, इतनी बची।
तो बेसिकली आपकी यही तो बचेगी y2 माइनस y1। उसी तरह से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस बताओ जरा कितनी हो जाएगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, गड़बड़ बेसिकली ये हो गया कि थोड़ा सा ज़्यादा घना हो गया पास पास। मैं इसको पॉइंट को यहाँ से बिगाड़ के ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे x1 y1। अब ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी x2 माइनस x1, समझ रहे हो। तो टेन थीटा बता दो भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता दो भैया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, ये y2 जो डिफरेंस होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ये डेल्टा साइन बना हुआ है, इसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा। ये डिफरेंस को ही बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस लिखा हुआ है ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं डेल्टा बाई, यानी कि डिफरेंस इन वाई एक्सिस, वाई 2 पॉइंट अपॉन डेल्टा एक्स, ये भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो। ये तो उसका गुणा भाग हो गया। अब इन महाशय का बताओ, ये तो हर जगह पे चेंज हो रहे हैं। अगर ये हर जगह पे चेंज हो रहा है यानी कि हर जगह पे थीटा चेंज हो रहा होगा, यानी कि हर जगह पे टेन थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि हर जगह पे स्लोप चेंज हो रहा है। इसमें क्या है, स्लोप सेम, टेन थीटा सेम, है कि नहीं। स्लोप सेम है, टेन थीटा भी सेम है, यानी कि ढलान आपका सेम है। यहां पे इसमें अगर इसकी बात करें तो स्लोप चेंजिंग, क्योंकि टेन थीटा आपका चेंजिंग हो रही है, थीटा चेंज हो रहा है इसलिए टेन थीटा चेंज हो रहा है, इसलिए स्लोप आपका चेंज हो रहा है। तो सवाल करते हैं भैया इसमें फिर निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे सर जी, कैसे निकालेंगे बताओ। ऐसे निकालेंगे, ऐसे देखो, देखो भाई बहुत इजी कंसेप्ट है। मैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे लेके चल रहा हूं कि चीजें अच्छे से थोड़ी क्लियर हो जाएं। इसको ऐसे निकालेंगे, जैसे ये इस पॉइंट पे निकालना है तो यहां से हम एक टेंजेंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, टेंजेंट, सीधी लाइन टच कर, उस सरफेस को टच करती हुई सीधी लाइन, टेंजेंट। क्या कहते हैं इसे, टेंजेंट। एक टेंजेंट डाल देंगे। अब ये टेंजेंट बेसिकली अब इससे मेजर करेंगे कि ये टेंजेंट इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, थीटा। इस सरफेस का पता करना हो, इस सरफेस का, तो यहां पे फिर से एक टेंजेंट डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं बिगाड़ के दोबारा बना देता हूं। जैसे इस सरफेस का मुझे यहाँ पे जस्ट इस सरफेस का पता करना है कि यहाँ पे स्लोप कितना है, तो यहाँ से एक टेंजेंट डालो, इस तरह से एक टेंजेंट डाल दो। इस सरफेस का मुझे पता करना है तो यहाँ से एक टेंजेंट डाल दो। अब ये देखो, ये एंगल अलग है थीटा, इस एंगल को अगर मेजर करेंगे तो ये थीटा 1 अलग होगा, होगा कि नहीं होगा। एक्स एक्सिस के साथ ये वाली टेंजेंट अलग एंगल बना रही है। अरे भैया कोई गोल सरफेस है, कोई भी एक गोल सरफेस है आपके पास, मान लो कोई गोल सरफेस है, उसको ऐसे एकदम, जैसे ये मान लो आपके पास गोला है। अरे 10th क्लास में पढ़े थे ना कि रेडियस के परपेंडिकुलर अगर हमें कोई चीज डालनी है तो बेसिकली सरफेस से टच करते हुए हम एक टेंजेंट डाल देते थे इस तरह से। वो बेसिकली सरफेस के पैरेलल होती थी उसी पॉइंट पे, बस एक ही पॉइंट को टेंजेंट टच करती थी, एक ही पॉइंट को, सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को टेंजेंट टच करती थी और वो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर हुआ करता था। उसी तरह की ये टेंजेंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट को, उस पॉइंट को टच कर रही जिस जहां पे हमें स्लोप चाहिए है। समझे, थोड़ा समझे कि नहीं समझे। अरे भैया कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ ठीक है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे,
ना तो इसके पास बेसिकली उसमें तो पॉइंट दिए रहते थे कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अगर मान लो हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप चाहिए भी है, अच्छा इसको नोट कर लिया था, अगर नहीं किया था वीडियो में पीछे जाके थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, टेंजेंट वगैरह इसके सब के बारे में नोट कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जैसे कि हमने एक ड्रॉ किया, अब हम कहें कि इसके और इसके बीच में जैसे कि ये एक पॉइंट है हमारे पास x2 x1 x2 y2, और एक ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1। तो हम आपसे कहें कि भैया इनके बीच में बताओ भाई कितना स्लोप होगा, कितना ढलान है, तो आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे बता दें। अगर हम इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर इन दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए हम एक लाइन मान लो ड्रॉ भी करते हैं, तो ये तो इसके आर पार निकल जाएगी, ये तो इसके इस तरह से मान लो ये स्लोप है, एक पॉइंट ये है x2 y2, एक पॉइंट ये है, अब ठीक है, और एक पॉइंट ये है, ठीक। अगर हम यहां से एक टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट डालें भी इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए, तो ये तो इसके अक्रॉस निकल रही है। तो हम करते क्या है कि इन पॉइंट्स को बेसिकली हमें हर जगह पे अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे हमें ऐसे बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारी धरती माँ बहुत बड़ी है और हमें ये भी पता है कि वो स्फेरिकल कहीं ना कहीं थोड़ा गोल शेप में है, स्फेरिकल शेप में है कि नहीं, थोड़ा स्फेरिकल, लगभग लगभग स्फेरिकल शेप में है, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है लेकिन लगभग लगभग स्फेरिकल शेप में है। आप अगर एक बड़े से ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको कभी लगा कि बेसिकली ये जो है ना थोड़ा स्फेयर ऐसे ढलान टाइप की बना रही है? आपको कभी नहीं। आप जैसे कि यहाँ पे खड़े हो, ये मान लो धरती माँ है और आप यहाँ पे इस जगह पे खड़े हो, अगर आप इधर देख लो चाहे इधर देख लो, यहाँ पे तो बेसिकली थोड़ा सा धरती माँ के हिसाब से आप कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, लेकिन हम लोग उनके हिसाब से काफ़ी छोटे होते हैं। अगर उनको हम ध्यान से देखें कि कितने बड़े हैं, मतलब फ्लैट ग्राउंड होता है एकदम फ्लैट। अगर हम कोई एक जो है ना स्केल, जैसे कहते हैं स्केल, बड़ी सी स्केल ले भी लें और सारी स्केल को एकदम जमीन पे रख दें तो वो पूरी स्केल जमीन को टच करती हुई जाएगी, ऐसा नहीं होगा कहीं से। मान लो ऐसी मैंने कोई स्केल रख दी, ऐसी मैंने कोई एक बड़ी सी स्केल रख दी यहाँ पे, मान लो ऐसी ऐसी इस तरह से कोई बड़ी सी स्केल रख दी, तो पूरी स्केल जो है ना जमीन को टच करेगी यहाँ पे, क्योंकि उसकी कंपैरिजन में, धरती माता की कंपैरिजन में वो स्केल भी काफ़ी छोटी है और हम लोग भी काफ़ी छोटे हैं। तो इसी तरह से हम लोग करते क्या है कि पॉइंट तो लेते हैं लेकिन वो इतने छोटे लेते हैं, इतने छोटे पॉइंट लेते हैं, यानी कि इसी सरफेस को जस्ट टच करते हुए निकल जाए, जस्ट इसी सरफेस को टच करते हुए निकल जाए, और दोनों के दोनों इतनी इतनी पास ले आते हैं, उनको इतनी पास ले आते हैं कि दोनों पॉइंट्स को आपस में वो टच कर लें। हम इतनी दूर पॉइंट लेते ही नहीं है। ये मान लो x2 है, y2 है, और ये वाला पॉइंट मान लो x1 है और y1 है। इस तरह से इतनी पास पॉइंट ले आते हैं कि वो दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए, जो भी टेंजेंट बनाए वो टच करते हुए निकालें। तो आप सोच के देखो कितनी कितनी पास ले आते होंगे दोनों पॉइंट्स को। तो अभी यहाँ से अगर हम कोई टेंजेंट डालें, तो ये भी काफ़ी जूम वर्जन है, बेसिकली काफ़ी बड़े में बना रहा हूँ, इतनी आसानी से टच करते नहीं है, उनको बहुत जूम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। बेसिकली ऐसे तो टच करते ही नहीं है। ये डिस्टेंस जो है ना, अब इसको अगेन आप फिर से क्या कहोगे, y2 माइनस y1, और इसको क्या कहोगे, x2 माइनस x1। अच्छा ये सब रामायण पढ़ाने का सिर्फ इतना सा मतलब था, ये जो भी बताया है मैंने अभी, उसको सिर्फ इतना सा मतलब था कि यहाँ पे जो y2 माइनस y1 थे ये काफ़ी बड़े थे, इसकी कंपैरिजन में काफ़ी बड़े थे, लेकिन यहाँ पे जो y2 माइनस y1 ले रहे वो वेरी स्मॉल, y2 माइनस y1 जो ले रहे ये वेरी वेरी स्मॉल, ये डिस्टेंस जो है वेरी स्मॉल है। कैसी है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल है, इसीलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dy। इसका मतलब ही है बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस, बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस, ठीक। x2 माइनस x1 लेंगे, वो भी बेसिकली x2 माइनस x1, ये भी आपकी वेरी स्मॉल है। समझ रहे होगे क्यों है वेरी स्मॉल, क्योंकि वो पॉइंट ही इतने पास ले रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन पॉइंट ही इतने पास में ले रहे हैं कि ये x2 माइनस x1 डिस्टेंस
जब इसी डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, 10 to 0 है, ये डिस्टेंस लगभग लगभग 0 है, इसीलिए इनसे जो परपेंडिकुलर और बेस बनाते हैं वो भी आपके लगभग लगभग 0 के बराबर है। तो इसीलिए ये भी जब वेरी स्मॉल है तो इसको भी आप डी एक्स कहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे टेन थीटा क्या निकल के आएगा, स्लोप कहूं या टेन थीटा कहूं, इसमें क्या निकल के आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। होप करता हूं बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो ज़रा इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलो ठीक है। एंड में हम लोगों को मिला था डी वाई ओवर डी एक्स। सबसे पहले ये समझो इसे हम कहते क्या हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। पीछे बेसिकली कंसेप्ट था, जो भी था कंसेप्ट था, वो आपके क्वेश्चंस में तो अप्लाई डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक बेसिक समझ के लिए आपका ज़रूरी था। ये जो है ये आपका यहाँ पे डिसाइड करेगा, ये चीज़ें आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखाई देंगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वही तो है। हर एक मूवमेंट पे वाई में कितना चेंज आ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो। अब बेसिकली इसका यूज़ क्या है वो समझो, डिफरेंशिएशन का यूज़, ये सब चीज़ें स्लोप वगैरह पढ़ा दी, ये सब चीज़ जो का यूज़ क्या है। जैसे कि मान लो आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, ठीक, और आपका घर से निकलते ही हाईवे पड़ता है, ठीक, तो हाईवे से डायरेक्ट निकल जाओ, मार्केट में जाओगे, तो आप हाईवे पे क्या होता है कि कोई ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। हाईवे पे सीधा एकदम आप 30 की स्पीड से या 40 की स्पीड पे से जितना भी स्पीड से चाहो आराम से मस्त बुलेट पे बैठ के डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, 40 की स्पीड पे कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते चले गए। अब मान लो आपका घर किसी हाईवे के पास नहीं पड़ता है, ठीक, कहीं मार्केट के बीच में पड़ता है। अब जैसे ही आप मार्केट के बीच से कहीं ऑर्डिनरी रोड से कहीं लेके जाओगे तो उसमें होता क्या है कि कभी ऑटो रिक्शा वाला आ गया बीच में भाई, कभी कोई भी मतलब आ गया, ट्रैफिक लग गया, तो इस तरह से होता क्या है कि आपको कभी अपनी स्पीड घटानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब आप घर से निकले तो 9:30 पे, ठीक, अब मैं आपसे कहूँ 9:15 पे, 15 मिनट के 30वें सेकंड पे हमें ये बताओ कितनी आपकी स्पीड थी। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड तो आप बता सकते हो कि यहाँ से लेके अगर हम वहाँ पे गए तो लगभग मैं स्पीड बता दूंगा कि हाँ 40 की स्पीड पे गए थे, इसलिए मुझे 15 मिनट लग गए पहुँचने में। अब मैं कहूँ कि उस सेकंड में बताओ कि जब तुम लाला जी समोसे वाले की जस्ट दुकान के सामने थे तब तुम्हारी स्पीड कितनी थी। तो ये चीज़ें जो है ना, जस्ट उसी इंस्टेंट पे चीज़ें जब पूछी जाती हैं तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन का। स्लोप समझ में आया, स्लोप समझ में आया, चलो ठीक है। अब अगर वो चीज़ें समझ में आई तो अब हम लोग बेसिकली जो फॉर्मूले में यूज़ होता है, क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं चीज़ें, उनको देखते हैं। अब जैसे कि आपके पास एक सवाल आया कि मान लो एक बंदा है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से चल रहा, या इस तरह से मान लो कि y इज इक्वल टू, आपके पास एक चीज़ गिवन है, फॉर्मूले, आपके पास एक फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसको डिफरेंशिएट करना होता है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n कह दो, या फिर इसी चीज़ को फंक्शन ऑफ x, इसी चीज़ को कहते हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ये दोनों चीज़ें भाई सेम है, चाहे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n कह दो या फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करने के एक दो फॉर्मूले हैं, आगे आगे अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होती जाएगी जैसे जैसे चीज़ें हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो देखो। जैसे आपके पास मान लो पहला फॉर्मूला आपके सामने है, y इज इक्वल टू आपके पास है x की पावर n।
सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या, मतलब सिंबल क्या होता है, ये होता है आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल d/dx, जो यहाँ पे लिखा हुआ है d/dx। अब यहाँ पे बीच में y लिखा हुआ है, y की जगह पे आप वैल्यू को रख दो x की पावर n, dy/dx होता है बेसिकली, तो y की जगह पे मैंने वैल्यू y की रख दी। अब इसका जो डिफरेंशिएशन आपका निकल के आता है, पहला फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकल के आता है, वो आपका आता है, ये जो n आगे लिखा हुआ है, x की पावर जो n लिखा हुआ है वो n आ जाता है आगे, और x इंटू n-1 हो जाता है ये आपका। होप करता हूँ थोड़ा सा समझ में आया होगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, देखो इधर पे, जैसे आपके पास x की पावर 4 है, y इज टू x की पावर 4 है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे, जैसे dy/dx मुझे इसका निकालना है, तो dy/dx कैसे निकालोगे, dy/dx इज इक्वल टू डी एक्स की पावर 4 ओवर dx इज इक्वल टू कितना होगा, x की पावर 4, x की पावर 4, यानी कि ये जो 4 ऊपर लिखा हुआ है ये सबसे पहले तो आगे आएगा 4, जैसा कि फॉर्मूले में था x की पावर n था, n को हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में आगे ले आए, उसके बाद x इंटू जितनी पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, जैसे कि 4 है उसमें से एक माइनस कर दिया, ये आपका आ गया आंसर 4x³। ये x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है। इजी है, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया, इसको सबसे पहले नोट करो। अच्छा हाँ, एक चीज और समझो कि अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, अगर यहाँ पे x है तो आपका फंक्शन भी x का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने t³ कर दिया या फिर कुछ भी कर दिया, रेंडमली m³ कर दिया, कोई भी वेरिएबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वही यहाँ पे उसी का फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं कि d/t³ अपॉन dx, तो इसका आंसर ऐसा निकल के नहीं आएगा, बेसिकली हो तो जाता है लेकिन ये चेन रूल से होता है, चेन रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी आपका t ही होना चाहिए, तभी ये फर्दर आगे सॉल्व होगा, तब आप इसको ले सकते हो d, वही वाला प्रोसेस कि 3 इंटू टी की पावर 3-1, तो आपको 3t² ऐसे लिख सकते हो तब, बशर्ते ये यहाँ पे जो t है उसी का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे x था तो फंक्शन भी आपका x का ही था, यहाँ पे t था तो फंक्शन भी आपका t का ही था, तभी आंसर ऐसा निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर नीचे x है तो फिर आपका आंसर आ नहीं सकता, आ जाएगा, लेकिन वो चेन रूल से आएगा। बात को समझ गए, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, ये फंक्शन वाली बात जरूर नोट कर लेना। चलो इस पे एक आध सवाल देखते हैं, एक दो, उसके बाद इसे क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे y इज इक्वल टू है, मान लो y इज इक्वल टू है आपके पास, y इज इक्वल टू है आपके पास x³ प्लस 3x², 3 अभी रहने देते हैं, x² प्लस 2, आगे समझाना ही है तो फिर अभी क्यों, x³ प्लस x², y इज इक्वल टू आपके पास ये है, इसे सॉल्व कर सकते हो, dy/dx निकालना है, dy/dx फाइंड करना है, क्या होगा, तो dy/dx आपका इस तरह से कैसे आएगा, सबसे पहले तो d/dx, y की जगह पे जो है, y की जगह पे जो यहाँ पे है उसको आप रख दो x³ प्लस x²। अच्छा, इसमें आप एक अपग्रेड क्या कर सकते हो कि जैसे कि अगर बीच में प्लस लगा हुआ है, ध्यान रखना, प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, प्लस लगा हो या माइनस लिखा हो, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। किस तरह से, जैसे कि बीच में प्लस लगा हुआ है तो dx³ ओवर dx प्लस, क्योंकि बीच में प्लस लगा था, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते, प्लस dx² ओवर dx। अब इसको आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यही वाला फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करो जरा, इसको बताओ क्या आएगा, x³ है तो सबसे पहले पावर को नीचे लाओ 3, x
3 माइनस 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले ऊपर वाली पावर को नीचे लाओ, 2x 2 माइनस 1, समझे? तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, यही तो आएगा निकल के 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये आपको दिख रहा है? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टफ नहीं है, बस इसके साथ थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे डिफरेंशिएशन को लेके। इसको भी बिगाड़ देते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास एक सवाल है, इसको आप दूसरा कंसेप्ट समझ लेना। जैसे हमारे पास एक सवाल है कि y इज इक्वल टू, अगर आपके पास x है तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, dy ओवर dx करो भाई, dy ओवर dx बराबर dx ओवर dx, कुछ नहीं, ये आपस में कट जाएगा, डिवाइड है ना, डिवाइड में ऐसा नहीं होगा, फॉर्मूला लगा के ही करिएगा। ऐसा करेंगे तो फिर हालांकि आंसर तो बन ही आएगा इसके, लेकिन इसको काटते नहीं है, ठीक है। x है, x की पावर 1 है, तो वही वाला फॉर्मूला, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब निकालते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब निकालते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो आपका क्या निकलता है n इंटू एक्स n माइनस 1, यानी कि 1 है इसकी पावर, तो सबसे पहले 1 लिख देते हैं, इंटू एक्स पावर 1 थी, अब उसमें से एक पावर माइनस करनी होती है, -1 करना होता है तो -1, ठीक। तो ये आपका क्या निकल के आया 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0, पिछले वीडियोस में हमने बताया है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो आपका 0 के बराबर निकल के आता है, सॉरी 1 के बराबर निकल के आता है। किसी की भी पावर अगर 0 है, अगर 10 की पावर 0 है वो भी आपका 1 आएगा, 100 की पावर अगर 0 है तो वो भी आपका 1 निकल के आएगा। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 आपका 1 के बराबर हो गया। यानी कि अगर आपका अकेला x लिखा हुआ है और नीचे भी x है तो आपका इस तरह से आंसर बना जाता है, यानी कि dx ओवर dx इज इक्वल टू 1। नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया नोट, कर लिया, बिगाड़ दूं, बिगाड़ दो, ठीक है। बात को समझो, बात को समझो। अगर y इज इक्वल टू आपके पास कोई कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू आपके पास अगर कोई कांस्टेंट है तो क्या करेंगे? y इज इक्वल टू आपके पास अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे कि कांस्टेंट में कुछ भी ले लूँ, मान लो 3 ले लूँ, y इज इक्वल टू आपके पास 3 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा, पता होगा कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 होता है, और 1 को क्या हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं? जरा सोच के बताओ, 1 को क्या हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं? यानी कि y इज इक्वल टू क्या हम 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं? बताओ हाँ कि ना? y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो बस हो गया काम अपना। लो dy ओवर dx निकाल दो, dy ओवर dx, dy की जगह पे वैल्यू रख दो 3 इंटू एक्स की पावर 0 ओवर dx। अच्छा, जो इनके साथ कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ये समझ लो कि डिफरेंशिएशन के फील्ड में कांस्टेंट की ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसे जो है ना इज्जत दे देते हैं, बाकी इसकी ज़्यादा कोई हैसियत है नहीं, इसको बाहर निकाल देते हैं, हमेशा हमेशा बाहर निकाल देते हैं, हमेशा, ठीक है। तो देखो भैया 3 इंटू कॉन्स्टेंट में लिखा हुआ है, यानी कि 3 को सबसे पहले बाहर निकालो, d इंटू एक्स की पावर 0। अब देखना ये सब एकदम मांझेरा गड़बड़ कर देगा अभी, x की पावर 0, अब किसी की भी, अब भाई 0 हो चाहे कुछ भी हो, कैसे सॉल्व करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? जब निकालेंगे 3 जैसा लिखा हुआ है उसको 3 को एज इट इज रहने दो, x की पावर 0 है, यानी कि जो पावर है वो सबसे पहले नीचे आएगी, x की पावर 0 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पावर है वो सबसे पहले नीचे आएगी, उसके बाद x इंटू जो पावर थी उसमें से 1 माइनस कर दो। ये ओवरऑल भैया हमें जरा बता दो कि ये क्या निकल के आएगा। ये देखो निकल के आया 3 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर -1।
अब देखो आगे करने का वैसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन तब भी यहीं पे दिख गया होगा कि किसी के साथ भी अगर 0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा सब मटेरियल क्या कर देगा, 0 कर देता है भैया। यानी कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, चाहे 1 लाख कर दो चाहे कुछ भी कर दो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे कि 3 इंटू एनी कांस्टेंट अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। सी क्या है, सी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, समझ गए? नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया? बिगाड़ दूं? बिगाड़ दूं, ठीक है भाई, इसको पूरे को साफ करता हूं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक सवाल है, सवाल करो पहले। y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x³ प्लस 6। अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी के बेस पे है, जल्दी से अपने आप से खुद से करो, वीडियो पॉज करके। कर लिया? कर लिया, ओके। dy ओवर dx, अब इसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करें यार या फिर चलो एक बार बता देते हैं। इधर देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं 3x² बाई की जगह पे मैंने 3x² प्लस 4x³ प्लस 6 डिवाइडेड बाई dx। ओके ओके, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अभी बताया था, बीच में अगर प्लस लगाए, चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस वाला कंसेप्ट भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस इस तरह से, तो माइनस वाला कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, बीच में अगर प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कर दो भैया। तो ये हो गया आपका 3x² ओवर dx माइनस, बीच में माइनस लगा था इसलिए माइनस d4x³ ओवर dx, प्लस लगा है इसलिए प्लस 6 ओवर dx। अब देखो भाई, निकल चुका होगा जहां तक मैं आंसर जानता हूं। ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की ज़्यादा कोई वो नहीं होती, इनको बाहर के निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो है ना 3, इसको यहाँ फेंको, तो बाहर मैंने निकाल के इसको फेंक दिया। यही काम हम इसके साथ करेंगे, इनके साथ भी हम यही काम करेंगे कि 4 जो है आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल के, बाहर नहीं निकालना चाहते तब भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। तो ये बताओ भैया, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा? x² का डिफरेंशिएशन अभी करवाया था, 3 आपका है एज इट इज रहेगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन निकल के आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 की पावर -1, x की पावर 2 - 1, ठीक, माइनस 4 इंटू अब डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, जो पावर 3 लगी है उसको लगा दिया मैंने, इंटू एक्स की पावर 3 - 1। और अभी मैंने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताया? +0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज ऑलवेज 0, ठीक। इसका बता दो भैया कितना निकल के आएगा, 6x माइनस 12x², कोई जिला सिकवा, कोई जिला सिकवा नहीं, यही आंसर आएगा। और +0 लगाना है तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, यही आपका आ गया dy ओवर dx के बराबर। क्या कंसेप्ट क्लियर है? क्या कंसेप्ट क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, क्या कंसेप्ट क्लियर है? चलो नोट कर लिया? बिगाड़ दें? बिगाड़ दो, पूरा बिगाड़ देते हैं, पूरा। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन कंसेप्ट एक भी नहीं छूटेगा, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आनी। बिगड़ गया, चलो ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन, एडिंग डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, शॉर्टकट मत चलाइए सर, ट्रिगो फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, जो भी लिखना चाहो लिख लो। देखो भैया, अब हमने अभी तक बात करी कि हमारे पास कोई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 19x², इस तरह से अगर कोई हो तो उसको तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब दिक्कत आती है कि साइन एक्स आ गया तो क्या करेंगे, या पावर वाला आ गया तो क्या करेंगे, सबको करेंगे, सबका अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला समझें साइन एक्स का। अगर आपके पास y = साइन एक्स है तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, यानी कि dy/dx कैसे निकालेंगे। तो समझिए भाई, dy/dx यानी कि y की जगह पे मैंने साइन एक्स यानी कि वैल्यू को पटक दिया, उसके बाद dx, इसका डिफरेंशिएशन निकल के आता है cos x। वेरी इजी, वेरी इजी, साइन एक्स का होता है cos x डिफरेंशिएशन। उसी तरह से, अच्छा मैं ये सब ना लिखूं, अब डायरेक्ट cos x का लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजें अगर मैं ना लिखूं, जैसे कि dy/, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं cos x/dx, तो कोई दिक्कत, मतलब डायरेक्ट हम ये लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान रखना भाई इस बात को, छोटी सी बातें हैं। तीसरा देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स के। तीन और बचे, तीन तीन तीन, इधर देखो। अब बचा आपका 10 के बाद क्या आता है, कॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। इसका जरा दिमाग लगा के बताओ, अगर 10 का सेक स्क्वायर एक्स है तो कॉट का क्या होगा, बताओ 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 क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। उसी तरह से अब आती है बारी सेक की, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होगा भैया, ये होगा आपका सेक एक्स इंटू 10x। ध्यान रखना भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है आपका सेक एक्स इंटू 10x। अब आपका लास्ट बचा डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स ओवर dx, ये आपका बराबर किसके होगा, गैस करो गैस करो किसके बराबर होगा। अरे भैया जैसा ये है वैसा ये हो जाएगा नीचे वाला, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या आपने एक बात पे ध्यान दिया, क्या आपने एक बात पे ध्यान दिया कि जिसके आगे, अच्छा इसको ये माइनस वाली थोड़ी सी दिक्कत करेंगे तो उसके लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे c लगा हुआ है उसका आंसर माइनस में आएगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन माइनस का आएगा। जैसे कि कोसेक के आगे c लगा हुआ है, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये c लगा हुआ है ना, ये भी आगे c लगा हुआ है तो इसका आंसर भी आपका माइनस में आया, और यहाँ पे कॉस में भी आपका c लगा हुआ है इसलिए इसका भी आंसर माइनस में। इसलिए नहीं, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक टाइप की है कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे माइनस लगा होता है, जिसके सी लगा होता है उसका आंसर नेगेटिव में आता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना। चलो ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो एक सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक सवाल, y = 3x³ प्लस साइन एक्स प्लस सेक एक्स। क्या इसको आप खुद से कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार, कर लिया, ठीक है।
देखिए dy ओवर dx इज इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्ट करूं या डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लगाऊं, चलो एक बार लगा देते हैं, ठीक है। इधर देखो 3x³ प्लस साइन एक्स प्लस सेक एक्स और नीचे ला दिया dx, कर दिया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करो 3x² के पास सबसे पहले, अच्छा मैं 3 को बाहर रख देता हूँ डायरेक्टली। उसके बाद d ऑफ x³ ओवर dx प्लस d ऑफ साइन x ओवर dx प्लस d ऑफ sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x ओवर dx। चलो इनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये सर आपका dx n की तरह क्यों लग रहा है, सॉरी गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। इधर देखो, देखो भाई देखो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका बताओ क्या आएगा निकल के, 3 इंटू पावर 3 है, नीचे ले आए x, 3 - 1 2, 3x², ठीक। साइन x का बताओ भाई, साइन x का होगा cos x, ठीक। सेक x का बताओ भाई, सेक x क्या होगा, सेक x का होगा सेक x इंटू टेन एक्स, क्या होगा 10x। समझ गए, समझ गए, मिक्स सवाल दे दिया, समझ गए डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, इजी है, इजी है, वेरी गुड है, ठीक। एक सवाल और करोगे, एक सवाल खुद से करो, एक सवाल मैं देता हूं खुद से करना, ठीक, खुद से करना, कसम है आपको, खुद से। ट्वेंटी एक्स स्क्वायर, अपने लिए छोटा छोटा वैल्यू, मेरे लिए बड़ा वैल्यू क्या करें, टीचर हैं, फायदा उठा रहे हो उसका। इधर देखो 20x², ठीक है, 20x², अरे इजी है भाई, क्या दिक्कत है उसमें, प्लस कोसेक एक्स और माइनस सेक एक्स, क्या कर दें, सेक एक्स। इसको सॉल्व करना, या फिर माइनस में यहां पे कर दे रहा हूं माइनस कॉस एक्स। अरे इसका क्या आएगा, माइनस साइन निकल के आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ध्यान से करना भाई, खुद से करो, इसे खुद से करो, नोट कर लिया सवाल, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक कर चुके हैं, अब ये देखो लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले कल की कहानी थोड़ी सी याद करो, पिछले लेक्चर की, जिसमें हम लोगों ने कहा था ln x। ये बेसिकली क्या हुआ करता था, मैं इसको कहता था ये है आपका log e बेस में e और x, यही तो है ये, इसको हम लोग क्या कहते थे, नेचुरल लॉग। अगर ये कहानी क्लियर है तो आगे फिर देखो। सबसे पहले इसमें देखते हैं, पहला क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला आता है y इक्वल टू जब आपका e की पावर x होता है। अच्छा e की पावर x पता होगा, e की पावर x पता है क्या होता है, e की पावर x भी बताया था, याद करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, e की पावर x। अच्छा सबसे सिंपल इसी का होता है, क्या होता है, dy ओवर dx बराबर d ऑफ e की पावर x ओवर dx। सबसे सिंपल पता क्या होता है इसका, जो y के वैल्यू है y इक्वल टू e की पावर x, वही इसका डिफरेंशिएशन निकल के आ जाता है, कुछ बदलाव ही नहीं है, जो है वही आ गया, जो है वही आ गया, ठीक है, समझ गए। अगला लिखो, दूसरा है भाई, दूसरा है आपके पास y इज इक्वल टू ln x। समझ गए ना ये क्या है, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं log e x। इसका जो डिफरेंशिएशन निकल के आता है log e x, इसका जो डिफरेंशिएशन निकल के आता है वो आपका निकल के आता है कितना, कितना निकल के आता है,
ये निकल के आता है आपका 1/x, ये आपका निकल के आता है 1/x। ठीक है, पहले से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, पहले से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, वेरी गुड। अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला देखो भाई क्या है, ये सब कर डाला तो लाइफ पिंगा डाला। अगला फॉर्मूला है आपके पास थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला है आपके पास y इज इक्वल टू ए की पावर x। क्या होगा इसका, ए की पावर x, x इंटू ए की पावर x माइनस 1, यही होगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, ये गलती आमतौर पे बच्चे करते रहते हैं। देखो 3 की पावर x और x की पावर 3 में अंतर है। जो इससे पहले मैंने फॉर्मूला करवाया था, जो यानी कि ये वाला फॉर्मूला था, x की पावर n वाला जो फॉर्मूला हुआ करता था, वो आपकी इस पे वैलिड है ना कि इस पे। कांस्टेंट पे पावर x है इस बार, तो वो वाला फॉर्मूला इस पे वैलिड नहीं होगा। इसमें क्या वैलिड होगा देखो, इस पे क्या वैलिड होगा देखो, तो dy ओवर dx आपका निकल के आएगा, dy ओवर dx बराबर a की पावर x ओवर dx, ये आपका निकल के आएगा a की पावर x इंटू लॉग ई ए। समझ गए, समझ गए? ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो भाई, अगला फॉर्मूला है आपके पास y इज इक्वल टू लॉग, अभी तक नेचुरल लॉग का पढ़ा है, इस बार कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4, बेस में आपका कोई कांस्टेंट है और यहाँ पे आपका x है, इसका क्या निकल के आएगा, d ऑफ लॉग, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा, ओवर dx बराबर 1/x इंटू लॉग, ओके है, बेस में e यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ a, ओके है, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, इसे नोट कर लिया भाई, चलो ठीक है, बिगाड़ दें इसे, बिगाड़ दीजिए, लो भाई बिगाड़ देते हैं। अब जो आने वाला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, एक तो प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ा था लॉगरिथम में, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, दोनों को एक मत करना, अलग अलग हैं भैया, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला हेडिंग डालो प्रोडक्ट रूल, जैसे हम लोग यूवी रूल भी कहते हैं, यूवी रूल, क्या कहते हैं, यूवी रूल। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तक जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते थे, सॉरी प्लस साइन एक्स स्क्वायर लगा दिया तो ये आपका चला गया चेन रूल में, जो हम लोग आगे पढ़ाएंगे। इसके बीच में प्लस लगा होता था तब तो आसानी रहती थी सब कुछ सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं आती थी, है ना। लेकिन दिक्कत कब आई, दिक्कत तब आई जब इसने आके मचाई तबाही। तबाही कुछ नहीं, बस ये छोटा मोटा सा सवाल है और कुछ नहीं। प्रोडक्ट रूल समझने के बाद कुछ नहीं रह जाता है इसमें। एक्स क्यूब बीच में प्लस लगा था तब तक तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे, लेकिन बीच में जब मल्टीप्लाई लग गया, दो फंक्शंस के बीच में जब प्लस लगा होता था तब हम लोग क्या करते थे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करके अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन जब यहाँ पे बेसिकली आपका मल्टीप्लाई लग गया तो यहाँ पे एक यूवी रूल लगाना पड़ता है। कहते क्या है, जैसे बाई इज इक्वल टू मान लो u इंटू वी है, यू वी अलग अलग बनाओ सर, कंफ्यूजन हो जाएगा। यू वी जैसे कि एक फंक्शन है एक्स क्यूब, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, ठीक, एक फंक्शन है u, मान लो एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देखो जरा, dy ओवर dx, सबसे पहले u को एज इट इज लिख दो, या फिर मान लो v को मैंने एज इट इज लिख दिया, v को एज इट इज लिख दिया, u का डिफरेंशिएशन कर दिया du ओवर dx। समझते चलना, बस बातों पे ध्यान देना। सबसे पहले v को मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसा था वैसा लिख दिया, और u का डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको अभी आप खुद ही करोगे देखना। और बाद में लगाया मैंने प्लस, उसके बाद u को मैंने एज इट इज लिख दिया,
डिफरेंशिएशन u का किया, उसके बाद u को मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक, बीच में प्लस लगाना मत भूलना, ठीक है, बीच में प्लस लगाना मत भूलना, बीच में प्लस लगेगा आपका। ओके है, ओके है, ठीक है, ठीक है। इस सवाल को अभी कर सकते हो ट्राई, एक बार ट्राई करके देखो, इसी रूल के बेसिस पे होगा। बेसिकली यहाँ पे मैं सवाल को लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू है आपका, y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। ठीक, करो इसके dy ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स बराबर, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को जैसा था वैसा ही लिख दिया मैंने, साइन एक्स जैसा था वैसा ही लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब ओवर डी एक्स, उसके बाद प्लस का साइन, जैसा कि फॉर्मूला में लगा हुआ था प्लस का साइन लगाया, इसको मैंने बाद में ऐसे जैसा था वैसा ही लिख दिया, एक्स क्यूब और डी ऑफ साइन एक्स, ठीक, ओवर डी एक्स। अब इसको आगे कुछ रह गया क्या इसमें, खुद से कर लोगे कि नहीं, साइन एक्स जैसा है वैसा ही का वैसा ही रहने दिया मैंने। इसका डिफरेंशिएशन बताओ भाई, इसका डिफरेंशिएशन बताओ भाई, 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको, प्लस एक्स क्यूब इस बार ऐसा के ऐसा ही है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ भाई कितना होगा, कॉस एक्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल समझ गए, ओके है, नोट करो इसे, नोट करो, नोट करो, नोट कर लिया, एक सवाल और करवाएं, ठीक है, नोट कर लिया, बिगाड़ दें, बिगाड़ दो। एक सवाल और है, एक ये सवाल था, दूसरा सवाल और करवाते हैं। y इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू कॉस एक्स, मान लो ये सवाल ले लेते हैं, बताओ भाई, इसको एक बार खुद से ट्राई करो, कर लिया, करवाएं, ठीक है, dy ओवर डी एक्स बराबर, कॉस एक्स को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन डी ए की पावर एक्स ओवर डी एक्स, प्लस लगाया बीच में, उसके बाद मैंने e की पावर x को एज इट इज लिख दिया, cos x का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़िए, cos x जैसा था वैसा ही लिख दिया, cos x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ भाई, सबसे आसान, जैसा है वैसा ही लिख दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है, प्लस e की पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन बताओ भाई, माइनस साइन x, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो ओवरऑल इसको बना के लिख दो भाई, e की पावर x cos x माइनस माइनस साइन बाहर आ जाएगा, e की पावर x साइन x, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया नोट, ठीक है, आगे देखो, आगे है आपका कोसेंट रूल, कोसेंट रूल, QUOTIENT, जिसे कहते हैं U बाई बी रूल, U बाई बी रूल, ठीक, वही कहानी, ये आपका अलग फंक्शन है, जैसे कि इस सवाल को सॉल्व करना हो, इसके बाद ये सवाल खुद से सॉल्व करना, साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, इसको खुद से सॉल्व करना है इस सवाल के बाद, जो मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगा, जैसे बाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है, बाई इज इक्वल टू है आपके पास u बाई बी फंक्शन, ठीक, तो dy ओवर डी एक्स कैसे निकलेगा, dy ओवर डी एक्स इसका बराबर हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले ऊपर वाला, नीचे वाला तो एज इट इज लिख दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन du ओवर डी एक्स, प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन लगता था, यहां पे माइनस का साइन लगेगा, माइनस, अब u को एज इट इज लिख दो dv ओवर
dx। यहाँ पे एक अलग सी चीज़ जुड़ जाती है, वो है आपका नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, यानी कि अगर नीचे बी स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो नीचे उसका स्क्वायर। समझ गए? अब इस सवाल को करें, एक बार खुद से ट्राई करना चाहोगे कर लो, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं करता हूँ। करें ऐसे? ठीक है। सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर x। dy ओवर dx निकालें, dy ओवर dx बराबर, बताओ भैया, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले को जैसा था वैसा ही लिख दो। सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि डी ऑफ साइन एक्स ओवर डी एक्स माइनस, प्लस मत लगाना गलती से भी, माइनस साइन एक्स को जैसा था वैसे ही लिख दो, और e की पावर x y dx, और डिवाइड में जो नीचे लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर, यानी कि नीचे हमारा क्या लिखा है, e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक, कर दो भैया। अब तो ये एक झटके का सवाल रह गया है, कुछ रह नहीं गया इसमें। साइन एक्स का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स ई की पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जैसा था वैसे ही लिख दो, साइन एक्स का साइन एक्स का, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर x डिवाइडेड बाई, अच्छा ये ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या। मैंने क्या कहा था कि पिछले वाले वीडियो में समझाया था, अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसको e की पावर 2x कर सकते हैं, e की पावर 2x नीचे वाले को। अरे भैया, अगर 2 की पावर 2 और होल पावर 2 है तो हम इसको या तो ऐसे सॉल्व कर लो कि भाई पहले अंदर वाली पावर को सॉल्व कर दो 4, ठीक है, उसकी पावर 2 इक्वल टू 16, या फिर डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये भी तो 16 ही होता है। समझ गए? इसीलिए मैंने ये पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये गलती क्या करते हैं यहाँ पे, गलती ये इसलिए बता दिया अलग से, क्योंकि गलती ये होती है कि e की पावर x का स्क्वायर कर देते हैं लोग, जैसा कि उसमें दिख रहा है। ऐसा नहीं होना है भैया, ये गलत है, ये आपका गलत है। समझ गए? ओके है? डिवाइड रूल समझ गए? प्रोडक्ट रूल समझ गए? वेरी गुड। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वैसे भी काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग चेन रूल समझेंगे, डिफरेंशिएशन का चेन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद इंटीग्रेशन के लिए एक लेक्चर रहेगा। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक साथ रहने के लिए, और बाकी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें।